नमस्कार, आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। आज हम चर्चा करेंगे तथ्यतः में किसान आंदोलन के इतिहास के बारे में। आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का भी समर्थन प्राप्त है। उनकी मुख्य मांग है कि 23 कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए और इसकी कानूनी गारंटी होनी चाहिए। यानी अगर कोई निजी व्यापारी, औद्योगिक घराना या कोई व्यक्ति भी खरीदता है तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य देना पड़ेगा। यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में मूल्य निर्धारित किया गया, कम से कम वो मूल्य देना पड़ेगा। या उससे ज़्यादा दे तो खैर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे कम देता है तो उसे दंड मिलना चाहिए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है, क्योंकि इससे जो अधिभार सरकार के ऊपर पड़ेगा उससे पूरी अर्थव्यवस्था शत-विशत हो जाएगी। इसके पहले भी 2020-21 में लंबे समय तक किसान आंदोलन चला और उसके बाद सरकार ने उन 3 कानूनों को वापस ले लिया था, जिसके विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। लेकिन आज हम इस आंदोलन एवं हाल के आंदोलन की बारीकियों या उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि जो किसान आंदोलन का इतिहास रहा है उसकी चर्चा करेंगे कि क्या फर्क है पहले जो किसान आंदोलन होते थे उनके चरित्र में और अब जो हो रहा है उसके चरित्र में। 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त किया, तब से ही समस्या शुरू हो गई और अलग अलग जगह जो है आंदोलन किसानों के होते रहे। लेकिन उसके पहले 1772 से ही लगान की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुआ था। तो 1 साल 2 साल के लिए ठेकेदारों को लगान वसूलने के लिए दे दिया जाता था। और हम देखते हैं कि उस समय से ही किसान और खास करके जो गांव के लोग थे और आदिवासी समाज जो था बहुत उद्वेलित था। और हम पहला जन विद्रोह जो है देखते हैं इसके खिलाफ तिलका मांझी का, जो बिहार के थे और 1781 से 1784 तक उनका आंदोलन चला था और उन्हें फांसी दे दी गई थी बाद में, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो है ज़मीन जो है मरंग बुरों की देन है, ये धरती माता है और उस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है। ये तो सामुदायिक संपत्ति है, इसलिए किसी व्यक्ति का अधिकार उस पर नहीं हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उनको फांसी दे दी गई, तो पहला जन विद्रोह था जब सामुदायिक अधिकार को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में बदल दिया गया था। लेकिन 1793 में जब परमानेंट सेटलमेंट आ गया तो उसके बाद जमीन जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति हो गई, सामुदायिक चीज नहीं रह गई और किसी अन्य वस्तु की तरह उसे खरीदा या बेचा जा सकता था। उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार आंदोलन हुए हैं। जो आंदोलन उस समय होते थे उसमें कुछ मांगे तो किसानों की होती थी, कुछ और मांग होती थी। वो सारे आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होते थे, इसलिए एक राष्ट्रवादी आंदोलन का चरित्र होता था उन आंदोलनों का, जिसमें किसानों की मांग तो होती ही थी, लेकिन उसमें स्वराज की मांग होती थी, उसमें अन्य भी मांगें होती थी। इसीलिए जब 1850 के दशक में हम देखते हैं कि सिद्धो कानू, चांद भैरव ने आंदोलन किया, तो उसमें जो है अबुआ राज की बात वो कहते थे। यानी जब अपना राज आएगा, जब स्वराज होगा, तब हम इन सारी समस्याओं को जो है सो खत्म कर देंगे। तो वो संथाल हुल के नाम से जाना जाता है। आपको पता है उन लोगों को भी फांसी हो गई थी, 2 भाइयों को, ऐसे तो 4 भाइयों का आंदोलन चल रहा था। तो अलग अलग तरह से हम देखते हैं कि किसान आंदोलन का भी जो है उसमें जो एक समावेश होता था, लेकिन और भी मुद्दे होते थे, वो राष्ट्रीय चरित्र के मुद्दे होते थे, जिसमें अन्य कई जो है आज़ादी की बात और अन्य तरह की बातें उसमें हुआ करती थी। बिरसा मुंडा तक का आंदोलन हम देखते हैं कि एक तरह से वो जो है कृषक का जो विद्रोह था। 1875 में डेक्कन राइट्स होता है पुणे में, जहां इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा मालगुजारी बढ़ा दी गई है तो उसके विरुद्ध आंदोलन हुआ और लाचार होकर के 1879 में एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट बनाना पड़ा था सरकार को कि अगर कोई किसान जो है ऋण वापस नहीं कर पाता है तो उसको जेल नहीं होगी। 1859 में हम देखते हैं इंडिगो राइट्स बंगाल में होते हैं, नील विद्रोह, और वहाँ भी यही समस्या थी कि जो नील की खेती के लिए विवश किया जा रहा था। तो लगातार जो है आदिवासी इलाकों में और बात दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी जो आंदोलन होते रहे, उनमें किसानों की समस्या के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी हुआ करते थे। और अगर 20वीं सदी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत ही गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से होती है, क्योंकि वहाँ 3 कठिया पद्धति थी, यानी 1 बीघा जमीन में कम से कम 3 कट्ठे में नील की खेती
करने को किसान मजबूर थे। वैसे तो पहले 5 कट्ठे में करना होता था प्रति बीघा, लेकिन बाद में उसको घटा करके 3 कट्ठा किया गया और उसी के विरुद्ध राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को वहां बुलाया था और महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण से शुरू हुआ। इसीलिए माना जा सकता है कि हालांकि वो स्थानीय आंदोलन था, पूरी तरह से किसानों का आंदोलन था, लेकिन वो राष्ट्रीय संग्राम, स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत था वो आंदोलन। और इतना अन्याय होता था किसानों को कि महात्मा गांधी ने जो किया उसके बारे में राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है कि महात्मा गांधी चंपारण में, और उसमें उन्होंने EWL टावर का एक वक्तव्य उद्धृत किया है कि पादरियों को इसके लिए बहुत बदनाम किया गया कि एक बक्स भी नील इंग्लैंड नहीं पहुंचा जो मानव रक्त से लिप्त न हो। टावर ने कहा है कि ये वक्तव्य मेरा था क्योंकि मैंने खुद देखा कि किस तरह से फोर्ड ने या अन्य जो नीलवर थे वो किसानों की हत्या करते थे, उन्हें प्रताड़ित करते थे, मारते थे, पीटते थे, तो इतना अन्याय हो रहा था। बाद में और भी किसान आंदोलन हुए, खेड़ा में हुआ, बारदोली में, वो भी जो था मालगुजारी के खिलाफ, बारदोली में भी इतना ज्यादा जो है लगान बढ़ा दिया गया था और उसके खिलाफ सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। और बलराज कृष्ण जो पटेल के जीवनीकार हैं, उन्होंने पुस्तक सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया में लिखा है कि 87,000 जो लोग थे वहाँ के, वो बिल्कुल 3 महीने के लिए घर में बंद हो गए कि हम सरकार के साथ पूरी तरह सहयोग करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये पूरा जो किसान आंदोलन था वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया था और महात्मा गांधी ने तो किसानों को भी राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, बल्कि उन्होंने पहले जो अपने रचनात्मक कार्यक्रम बनाए थे वो 13 सूत्री थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको बढ़ा करके 18 सूत्री कार्यक्रम बनाए, यानी 5 उसमें और जोड़ दिए गए। जो 14 कार्यक्रम था वो किसानों को लेकर के था। पहले 13 सूत्री में छूतोद्धार था या सांप्रदायिक एकता और इस तरह के मुद्दे थे, लेकिन बाद में 5 सूत्री जोड़ा और फिर किसानों के बारे में उन्होंने बात की और ये भी कहा कि किसानों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। किसान अन्नदाता है, इसलिए जो अन्न देगा तभी समाज में शांति रहेगी। इसलिए जरूरी है कि किसानों को सम्मान मिले, उन्हें उचित सुविधा मिले, ताकि लोगों को खाना मिलता रहे, पेट भरता रहे। इसलिए महात्मा गांधी 1921 में ही लिखा था कि जो जनता भूख से मर रही है उसको कबीर के पद से जो है उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसे तो पौष्टिक भोजन चाहिए। और बाद में बहुत सारे लोगों ने आज़ादी के बाद कहा कि महात्मा गांधी ने जो 1921 में लिखा था वो आज भी वो बात सही है, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे यहाँ खाद्यान्न की इतनी समस्या थी कि अमेरिका से पब्लिक लॉ 480 PL 480 के तहत अनाज आता था और बड़े ही अपमानजनक शर्तों पे जो है हम अनाज लेते थे। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आखिर हमको इतना झुकने की क्या ज़रूरत है, कितनी कमी है खाद्यान्नों की, अगर हम एक शाम भूखे रह जाएं तो हमारी ये समस्या दूर हो जाएगी। और उनके आह्वान पे एक शाम लोगों ने खाना बंद कर दिया था और लाल बहादुर शास्त्री पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसानों को सम्मान दिया था, जय जवान जय किसान कह करके। तो ये हम देखते हैं कि समस्या लगातार बनी हुई है और चूंकि किसानों की उपेक्षा हुई, कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए अकाल भी बार बार आते रहे। कालीचरण घोष ने अपनी पुस्तक फेमीन्स इन बंगाल में लिखा है कि अंग्रेजों के ज़माने में, यानी जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसमें कुल 22 जो है बार अकाल पड़ा और 1943 का जो अकाल था बंगाल में हुआ जिसमें 30 लाख लोग मरे, उसकी तो चर्चा ही नहीं अंग्रेजों ने की क्योंकि उस घोषित नहीं किया गया कि अकाल है। लेकिन उसके पहले 1870 और अन्य काल में कहते हैं कि 1/3 आबादी मर गई, करोड़ से ज्यादा लोग मर गए। तो एक तरह से वो कृषि की अपेक्षा थी। लेकिन बंगाल फेमिन जो 1943 का था वो उपेक्षा के साथ साथ ये भी था कि खाद्यान्न को द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है वो सैनिक के लिए भेज दिया गया। तो वो वैसे सीधे रूप से किसानों से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि किस तरह खाद्यान्न का संकट यहाँ रहा है और उससे कोई उबार सकता है तो किसान ही उबार सकता है, उसके लिए उसको टेक्नोलॉजी चाहिए। अब बात यह है कि जो मूल्य निर्धारित होते हैं वो सीधा सीधा डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होता है। यानी अगर आपूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है तो कीमत कम हो जाएगी, आपूर्ति कम है मांग ज़्यादा है तो कीमत जो है सो बढ़ जाएगी। इसीलिए ज़रूरत है कि किसानों को थोड़ा समर्थन मिलना चाहिए। बिहार में तो बहुत बड़ा आंदोलन चला था सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में और उनके जीवनीकार नीलांशु रंजन ने लिखा है कि
सहजानंद ने किसी से समझौता नहीं किया और इसलिए वो गांधी से भी जुड़े, सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़े, जयप्रकाश नारायण से भी जुड़े, राहुल सांकृत्यायन से लेकर के बाबा नागार्जुन तक से जुड़े और वो वर्ग संघर्ष की तरफ चला गया। तो संक्षेप में हम ये कहना चाहते हैं कि जो किसान आंदोलन पहले होते थे, उन आंदोलनों के नेता बड़े ही जो थे तपे तपाए नेता थे और निस्वार्थ भाव से वो कृषि और कृषकों की मदद के लिए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज बहुत कुछ राजनीतिक चरित्र भी हो गया है। हालांकि हर पार्टी फायदा उठाना चाहती है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आज किसानों को सभी वामपंथी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थी और लगातार किसानों की मांगों का समर्थन करती थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मार्क्स ने अपने कार्यक्रम में किसानों को नहीं रखा, तो उन्होंने मजदूरों की बात की थी। और मार्क्स का एक वक्तव्य बड़ा ही चर्चित है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, आई एम नॉट ए मार्क्सिस्ट। अब लोग इसको उद्धृत तो कर देते हैं, लेकिन उसका जो है वो प्रसंग नहीं बताते हैं कि किस प्रसंग में कहा था। और वो प्रसंग ये था कि पेरिस में एक बैठक हो रही थी जिसमें मार्क्स को उनके मित्रों ने, सहयोगियों ने सलाह दी कि उनके आंदोलन में किसानों को भी शामिल किया जाए। ये बैठक मार्क्स के दामाद के घर पर हो रही थी, तो उन्होंने उसी प्रसंग में कहा था कि अगर किसानों को भी शामिल किया जाता है तो मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, क्योंकि उनका कहना था कि किसान भी जो है वो शोषण करते हैं मजदूरों का। तो हमारा आंदोलन जो है वो केवल मजदूरों के लिए, लेकिन आज किसानों को वामपंथी दलों और अन्य दलों का भी समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन बात यह है कि किसान भी दो तरह के होते हैं, एक छोटे किसान, एक बड़े किसान हैं। अभी जो किसान आंदोलन, उस पर ये एक आरोप यह है कि सभी बड़े किसान हैं, छोटे किसान जो हैं उसमें शामिल नहीं है। और दूसरा आरोप यह है कि केवल ये दिल्ली के आसपास जो इलाके हैं वहाँ के किसान इसमें भाग लेते हैं। आखिर बिहार के किसान हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश या दक्षिण भारत के अन्य प्रांतों के किसान, बंगाल के किसान इसमें शामिल क्यों नहीं हैं? किसानों को निश्चित रूप से उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ अभी भी जो है एश्योर्ड इरिगेशन यानी ऐसी कृषि व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है कि उनको जल मिल सके। बारानी खेती होती है, अधिकतर भी जो खेती है वो वर्षा पर निर्भर है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ पड़ जाता है, इसलिए कृषकों को भी जो है सरकारी मदद की जरूरत है। वो इंश्योरेंस की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस जो है, बीमा, वो किसानों का नहीं, एक सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। और पश्चिम के कई देशों में व्यवस्था है, मैंने खुद देखा है। स्पेन में मुझे एक पाकिस्तानी मिला, वो वहाँ रेस्टोरेंट में काम करता था। मैंने पूछा कि आप वापस पाकिस्तान जाएंगे कि नहीं? बोला हाँ जाएंगे। तो कितने दिनों बाद? उन्हें 15 साल पूरा हो जाएगा, क्योंकि तब मुझे यहाँ से पेंशन मिलने लगेगी। तो बहुत सारे देशों में सामाजिक सुरक्षा है, हर व्यक्ति को जो है कुछ न कुछ सरकारी मदद मिलती है, यानी भूखा नहीं मरेगा। तो किसानों की जो मांग है वो उसको बृहत्तर रूप में देखा जा सकता है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। इसीलिए अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि पहले के जो किसान आंदोलन थे उनमें किसानों की समस्या के साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी हुआ करते थे, लेकिन अब लगता है कि वहाँ से थोड़ा सा ये चरित्र जो है बदल गया है। और हम यही कहेंगे कि किसानों का सम्मान हो, जय जवान जय किसान, जो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, और उन्हीं की प्रेरणा से उपकार फिल्म भी बनी थी इसी बात को दिखलाने के लिए। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी टिप्पणी अवश्य दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जो है आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।